मुझे याद है कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र हजारीबाग के गांव में था और मीटिंग कर रहा था, तो मैंने कहा कि मैंने किसान क्रेडिट कार्ड की योजना लागू की है कि किसान को क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो वहाँ बैठा हुआ था एक किसान, उसने कहा साहब मैं बैंक में गया था और मुझे नहीं दिया क्रेडिट कार्ड। तो मैंने तुरंत उस मंच से उतर के उस किसान के पास में गया, मैंने कहा किस बैंक ने नहीं किया? तो एक बैंक था वहाँ, नेशनलाइज बैंक का ब्रांच, वहाँ मैं खुद पैदल उस किसान के साथ गया और ब्रांच मैनेजर से मैंने पूछा कि आपने क्यों नहीं इसको किसान क्रेडिट कार्ड दिया, और अभी बैठ के इसकी जितनी औपचारिकता है पूरी करके इसको दीजिए किसान क्रेडिट कार्ड। तो ये जो जन उपयोगी योजनाएं बनी और उनको बैंकों का सहायता मिला, वो केवल इसी के लिए मिला कि नेशनलाइजेशन हुआ था बैंक्स का। अब देखिए, नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बीच में हम लोगों को बराबर, जो भी व्यक्ति सत्ता में बैठा हो उसको देखना पड़ेगा कि जनता का कल्याण ज्यादा किस में होगा। एक सिद्धांत के लिए ही नहीं कि हमने नेशनलाइजेशन कर दिया या उसके बाद हमने फिर प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और आप जो दो बैंकों का जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जब तक इसके बारे में एक तार्किक युक्ति संगत नीति नहीं बन जाए कि इस देश में जो बैंक हैं, जिसमें कि अब तो कोऑपरेशन के मिनिस्टर भी बन गए हैं, उसमें कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, उसमें नेशनलाइज्ड बैंक्स भी हैं, उसमें प्राइवेट बैंक्स भी हैं, उसमें फॉरेन बैंक्स भी हैं, एक सम्यक नीति बननी चाहिए कि हमारा बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करेगा और अर्थव्यवस्था की जो जरूरतें हैं उसको कैसे पूरा करेगा। इसमें आपने अच्छा किया, आपने कह दिया। मेरा अगला सवाल यही था कि कृषि मंत्रालय से अलग करके कोऑपरेटिव को एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया और फिर उसे एक सरकार के एक ताकतवर मंत्री के हाथ में दिया गया, जिनके ऊपर कोऑपरेटिव के नोटबंदी के समय कोऑपरेटिव का एक मामला, कथित मामला सामने आया था। तो इसके पीछे राजनीतिक और आर्थिक, ये दोनों सरकार की क्या मंशा आपको लगती है? मुझे मंशा बहुत साफ नहीं लगती है। कहीं ना कहीं नीयत में गड़बड़ी है, क्योंकि कोऑपरेटिव तो आप जानते हैं एक ऐसा सब्जेक्ट है जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र में कोऑपरेशन के मिनिस्टर को बनाने का क्या तुक है, और उसके बाद जो सरकार के सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्री हैं प्रधानमंत्री के बाद, उनको आपने इसका चार्ज दिया, तो आपकी नीयत क्या है? क्यों नहीं संतोष गंगवार को कोऑपरेशन का मिनिस्टर बनाया? मैं ऐसे ही सवाल पूछ रहा हूं, इसलिए कि कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य जो है वो गड़बड़ है। आप कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि कोऑपरेटिव मूवमेंट जो बहुत फैला हुआ देश भर में, उसका सरकारीकरण हो जाए, उसको अपने कंट्रोल में आप ले लें। उसमें बहुत सारा पैसा है बैंकों में, कोऑपरेटिव बैंक्स में, उसका दुरुपयोग करें। केतन पारी का स्कैम मेरे समय में हुआ था, मत भूलिए कि उसमें पैसा देने वाला बैंक जो था वो था अहमदाबाद का कोऑपरेटिव बैंक। अच्छा। तो तो इसलिए अगर कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर आपका कब्जा हो जाता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर आपने उसका जिक्र किया कि जो मंत्री महोदय को चार्ज मिला है उनको ऊपर ये भी आक्षेप लगा था जिसके कभी जांच ही नहीं हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन आएगा इस देश में जब उसकी जांच होगी। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप देश के वित्त मंत्री रहे, 6 बार आपने बजट पेश किया, 2 प्रधानमंत्रियों के अधीन बजट पेश किया, और ऐसे हालात में जब आज की जो देश की अर्थव्यवस्था है, सेकेंडरी सेक्टर जिसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं उसमें गिरावट है, टर्शियरी सेक्टर जिसे सर्विस सेक्टर कहते हैं उसमें भारी गिरावट है, प्राइमरी सेक्टर जिसमें एक तरह से डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, जिसको अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं, क्षमता से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, उससे क्षमता से ज़्यादा लोगों को निकाल करके दूसरे सेक्टर में लोगों को लगाने की नीति तो दूर। इन तीनों सेक्टर में एक तरह से मंदी के हालात हैं। सरकार की तरफ से मांग और पूर्ति के बीच सप्लाई
मांग और पूर्ति के बीच का जो गैप था उसे फुलफिल करने की बात तो दूर, अब मांग ही एक तरह से घट गई है, लोगों की आर्थिक हैसियत इस हालात में आ गई है। तो इसमें क्या आपको लगता है कि सरकार की नीति में खोट है, या नीयत में खोट है, या इम्प्लीमेंटेशन में खोट है? मुझे लगता है कि आम लोगों के समझने के लिए बहुत सरल भाषा का इस्तेमाल करके अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करनी चाहिए। मैं कोशिश वही करता हूँ। इस देश में नोटबंदी हुआ 2016 में। अचानक एक दिन प्रधानमंत्री जी 8 बजे आए नेशनल चैनल्स पर, उन्होंने कहा नोटबंदी हो गया। ठीक है ना? नोटबंदी के बारे में आज कहीं चर्चा होती है? नहीं होती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था अगर नोटबंदी फेल हो गई तो जिस चौक चौराहे पर कहोगे मैं आ जाऊंगा, और जो भी दंड दोगे मैं उस दंड को भुगतने के लिए तैयार रहूंगा। अभी तक वैसा कोई चौक चौराहा देश में नहीं बना, लेकिन नोटबंदी लोगों के मन से, लोगों के दृश्य से गायब हो गया। देश में जो आज आप बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की, उसमें गिरावट शुरू हुई नोटबंदी के चलते। 2016-17 में हमको याद जहां तक है कि हमारा आर्थिक विकास दर सालाना 8% से अधिक था, और उस समय से जो गिरावट शुरू हुई तो होते होते प्री कोविड आने के पहले 2019-20 में वो 4% पर आ गई थी एनुअल ग्रोथ रेट। 8% पहले था, 8% से ज्यादा, उसका आधा हो गया 4%। और उसके बाद कोविड आ गया तो सरकार को एक बहाना मिल गया ये कहने का कि हम क्या करें, कोविड है, लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बिखर गया। नहीं, बिखर तो उसके पहले गया था, और लगातार अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही थी, लगातार लोग बेरोजगार हो रहे थे, लगातार मांग घट रही थी। तो ये सारी दिक्कतें अर्थव्यवस्था में पहले से शुरू हो गई थी, और ये जरूर है कि कोविड के चलते और लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था में और तेजी से गिरावट आई। अब कोविड के चलते अर्थव्यवस्था में उसको ध्यान में रखते हुए किस प्रकार का लॉकडाउन करना चाहिए था, वो एक प्रश्न है जिस पर बहस होगी किसी दिन और विस्तार से चर्चा होगी। मैं केवल आपसे ये कहना चाहता हूँ आज के दिन कि मैंने एक ट्वीट किया था और मैंने कहा था कि जहां पर एक स्वर्णकार के हाथों में जो हुनर होती है उसकी आवश्यकता थी, तो उसकी जगह पर हमने लुहार का हथौड़ा चला दिया। हथौड़ा चलाया तो सब कुछ फ्लैट हो गया। तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार के ऊपर है। जनता ने लॉकडाउन नहीं किया, सरकार ने लॉकडाउन किया, और वो भी अचानक, वो भी बिना किसी को कोई नोटिस दिए हुए। खैर, जो हुआ सो हुआ। लेकिन आज सरकार के पास क्या बहाना है कि कोविड हो गया तो हमारी अर्थव्यवस्था में गिरावट जो थी वो नेगेटिव टेरिटरी में चली गई, -9%, 10% जो भी है। और इसी सिलसिले में मैं आपको कह दूं कि मैं सरकारी आंकड़ों पर विश्वास नहीं करता। लोग हंसेंगे, लेकिन सरकारी आंकड़ों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि मेरे सामने अनेक उदाहरण हैं जिसमें आंकड़े आए और सरकार ने या तो उनको दबा दिया या उनको छेड़छाड़ करके पेश किया। तो ये काम जो पहले कभी नहीं होता था, वो काम आज के दिन हो रहा है। तो अर्थव्यवस्था में तो आप जानते हैं कि बहुत बुरा हाल है लोगों का। और सबसे बड़ी बात जो है अर्थव्यवस्था को जो गति देती है जो चीज, वो है मांग, डिमांड होगा तब सप्लाई होगा, सप्लाई होगा तब गति आएगी अर्थव्यवस्था में। तो मांग ही नहीं है, मांग कोलैप्स कर गया, तो इसलिए सारी अर्थव्यवस्था संकट में है।